बिठाने लगते हैं, समीकरणों की विवेचना करने लगते हैं। लेकिन राजनीति में जो सामने से दिख रहा होता है, कई बार वो होता नहीं है और पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल चल रहे होते हैं। और अगर सामने अमित शाह और मोदी हो तो फिर मामला तो बिल्कुल सीधा दिखता ही नहीं है। आप ये मान लें, क्योंकि 2014 के बाद राजनीति के जो स्थापित मानदंड थे, वो सभी स्थापित मानदंड को मोदी और शाह ने तोड़ दिया है और लगातार वो कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। लगातार आप उनसे सहमत हो सकते हैं, उनसे असहमत हो सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आप कह ही सकते हैं कि लगातार वो चौंकाने वाले निर्णय ले रहे हैं। उन निर्णयों की आप आलोचना कर सकते हैं, उन निर्णयों में आप ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे के बिना पार्टी में कुछ नहीं होता है। ये सारी दलीलें दी जा सकती हैं। इन दलीलों में बहुत हद तक दम भी होता है। कुछ जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फजूल की बातें हैं। सब लोग पार्टी में अपना एक छत्र राज रखते हैं, फिर वो दलील देने लगते हैं कि देखिए नीतीश बाबू की पार्टी में किसकी चलती है तो नीतीश जी की चलती है, लालू जी की पार्टी में किसकी चलती है तो लालू जी की चलती है, स्टालिन की पार्टी में स्टालिन की चलती है, उद्धव की पार्टी में उद्धव की चलती है, शरद जी की पार्टी में शरद जी की चलती है। सारे दलील अभी केजरीवाल की नई नई पार्टी बनी है, केजरीवाल की ही चल रही है, राघव चड्ढा को रवाना कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पार्टी है, पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी चलती है। इसके पहले इसी भारतीय जनता पार्टी में अटल आडवाणी की जोड़ी होती थी, लेकिन ऐसी नहीं थी बात। उस वक्त वो कंसेंसस पे काम करते थे और उसके बाद उनके अटल आडवाणी के जो अधीनस्थ नेता थे, उनकी उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन वो अधीनस्थ नेताओं की सुनते थे। प्रमोद महाजन थे, अरुण जेटली तो अब गुजर गए हैं, सुषमा स्वराज थी, ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनका कद बड़ा था। वेंकैया नायडू थे, अनंत कुमार थे, ये सारे लोग थे और इन सबको कंसेंसस में शामिल किया जाता था। एक जमाने में वो भारती भी हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारे नेताओं आप नाम लेंगे, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मोदी शाह के जमाने में बातचीत तो मोदी साहब ही करते हैं, लेकिन यहां कोई कंसेंसस का मामला नहीं होता है। ये दोनों निर्णय ले लेते हैं और फिर उस निर्णय को बता देते हैं और पार्टी उसको स्वीकार कर लेती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह मान लीजिए कि निर्णय ले ले, पार्टी स्वीकार कर ले, इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इतने करोड़ों समर्थक हैं, करोड़ों कार्यकर्ता है, लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता, 10 करोड़ कार्यकर्ता ये दावा करते हैं जो इनके 10 रुपए 1 रुपए देने वाले सदस्य बने हैं। तो इतने बड़ी पार्टी में कोई बगावत के स्वर नहीं होते हैं और इनके नेतृत्व के फैसले को टॉप टू बॉटम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि नेतृत्व में दम है। हार्ड पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को अगर आप ध्यान में रखें, सही है गलत है इस पर ना जाएं, लेकिन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, उसके एक नेतृत्व और नेतृत्व का आदेश और उस आदेश को टॉप टू बॉटम मानने की प्रक्रिया, ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए शोध का विषय है। इस पर शोध करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि अमित शाह और मोदी दोनों फैसला ले लेते हैं और उस फैसले को करोड़ों की जो पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, वो मानने को मजबूर होती है और मानती है। कहीं से चूक की आवाज नहीं आती। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इतना विवाद हुआ, इतना बखेड़ा हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि संघ प्रमुख और मोदी में तलवारें खींच गई हैं, दोनों आमने सामने है। संघ प्रमुख इस बार मोदी की का इस्तीफा लेकर मानेंगे और पूरा परिवर्तन हो रहा है। 2.5 साल 3 साल तक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ता रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड नहीं हुआ, होता रहा, कार्यकाल बढ़ता रहा, इनडिसिसिव रहा माहौल। बहुत सारे राजनीतिक इक्वेशंस पर चर्चाएं होती रही। मोहन भागवत और मोदी को लड़ाया भी गया और यह भी कहा गया कि अब मोहन भागवत के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया है। मोदी गए मिलने के लिए, प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस के कार्यालय जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हुए मोदी जी, वो गए भी मिलने के लिए। सारी बातें हुई, लेकिन अंततः क्या बात हुई? अंततः बात हुई नितिन नवीन साहब। चॉइस किनकी? मोदी और शाह की। बाकी सबसे राय ली गई कि हाँ, कैसा नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए, 50 से कम उम्र के चाहिए और
सर्वसुलभ नेता चाहिए, समावेशी नेता चाहिए, अच्छे संस्कारों वाले नेता चाहिए, अच्छे विचारों वाले नेता चाहिए और प्रतिबद्ध राजनीतिक पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, ऐसे प्रतिबद्ध विचारों वाले नेता चाहिए। उनको मिल गया नितिन नवीन, उन्होंने नितिन नवीन का नाम दे दिया, सबने स्वीकार कर लिया, कहीं कोई बगावत नहीं हुई। जो लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के होड़ में थे, शिवराज सिंह साहब हो, खट्टर साहब हों, प्रधान साहब हों और भूपेंद्र यादव साहब हों, तमाम लोगों के नाम चल रहे थे, सबके नाम लिए जा रहे थे, महिलाओं के भी उसमें कुछ नाम थे, पुरेंद्रेश्वरी का नाम था, कभी तो स्मृति ईरानी जी का भी नाम चल गया था, बीच में सिंधिया जी के का भी नाम चल गया, सबका नाम चला, लेकिन हुआ क्या? नितिन नवीन। बिहार के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे सूत्र, अब फिर आप कहेंगे कि भैया यहां तो सूत्र चलता नहीं है, लेकिन मैंने बहुत शुरू में बात कही थी कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो सामने से दिख रहा है और उसी का आप आकलन कर रहे हैं। नीतीश जी के सुपुत्र को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जेडीयू ने बगावत कर दी है, वो सारी बातें चल रही थी, लेकिन हमने तब भी कहा था कि जेडीयू का मुख्यमंत्री नहीं होगा और जेडीयू अपनी लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई लड़नी चाहिए। जेडीयू के जितने नेता कह रहे हैं कि निशांत कुमार को कमान संभालनी चाहिए, ये उनकी अपनी पॉलिटिकल समझ है, उसके हिसाब से वो निशांत कुमार को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश जी का जो ब्रांड है, उनका जो इक्विटी है, वो सारे के सारे नेताओं की इक्विटी एक तरफ और नीतीश जी की ब्रांड इक्विटी एक तरफ। तो नीतीश जी की ब्रांड इक्विटी को डायल्यूट जैसे ही करेगी जेडीयू, जेडीयू खत्म हो जाएगी। तो उस नीतीश जी के ब्रांड इक्विटी को डायल्यूट किए बगैर अगर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? उस ब्रांड इक्विटी को आगे बढ़ाने में निशांत कुमार की क्षमता, ऐसा है जेडीयू के नेता आंक रहे हैं। कितनी होगी नहीं होगी, ये तो निशांत कुमार के आने वाले दिनों में उनकी कार्यशैली क्या होती है, कैसे पार्टी को वो आगे ले जाते हैं, इस सब पर डिपेंड करेगा। लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी चाहत है कि ब्रांड नीतीश को वो मर्ज कर दें निशांत के साथ और फिर निशांत और नीतीश, निशांत और नीतीश, निशांत और नीतीश एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाए, सिक्का एक ही है और ये फिर ब्रांड इक्विटी आगे चले तो उनको फिर पॉलिटिकल इक्विटी जेडीयू का जो है वो बनी रहे। और पॉलिटिकल इक्विटी है भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेन की, आरजेडी के साथ बार्गेन की। अगर कल को ऐसी नौबत आती है कि हमको अपोजिशन में बैठी पार्टी के साथ जाना पड़े, तो उनके साथ हमारे पास जो इक्विटी है, पॉलिटिकल इक्विटी, हमारी पॉलिटिकल इक्विटी का मतलब राजनीतिक जमीन, उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो बड़ी उर्वर हो, मजबूत हो, मतलब उनके पास विधायकों की संख्या अधिक हो, उनका कार्यकर्ता बेस हो, उनको जन समर्थन हो। ये सारी स्थिति को आंकते हुए जेडीयू अगर निशांत कुमार को प्रमोट कर रही है या उनके पीछे लामबंद हो रही है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसका निर्णय तो जेडीयू वाले नहीं कर सकते, दबाव भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आपको लग रहा है कि बिहार में बीजेपी का कुछ नहीं है, कैसे कुछ नहीं है? 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये बात सही है कि जब उसमें एक टॉपअप मिलता है तो वो बड़ी तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता है, टॉपअप जैसे ही खत्म हो जाता है तो आंकड़ा घट जाता है। ये बात बिल्कुल पॉलिटिकली मानी जा सकती है कि जैसे ही नीतीश का टॉपअप मिलता है तो इनका आंकड़ा बढ़ता है। यही बात नीतीश की पार्टी के लिए भी होता है, उनमें भी जब टॉपअप मिलता है तो उनका आंकड़ा 85 तक जाता है, चाहे आरजेडी का टॉपअप मिले या बीजेपी का टॉपअप मिले। बिना टॉपअप के तो फिनिश। समता पार्टी अकेले लड़ रही थी, 6 विधायक आए थे जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने में, नई पार्टी थी आप ये कह सकते हैं, 6 विधायक। तो जैसे ही ये टॉपअप खत्म हो गया, आरजेडी नहीं आई, बीजेपी नहीं आई, तो सिमट